नमस्कार। आइए, स्वागत है आप सभी दोस्तों का, साथियों का, भाई बहनों का। वेलकम। आज की क्लास में बच्चा थोड़ा सा काम था जिसलिए लाइव नहीं ले पाएंगे, पर चूंकि पेपर लगा हुआ है और परीक्षाएं सर पर हैं तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहते थे, इसलिए आज की क्लास विद अ ब्रांड न्यू क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, कंटिन्यूटी में कोई भी गड़बड़ी ना होने पावे। ठीक है, तो आइए, स्वागत है आप सबका रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग फॉर आरओ एग्जाम। ठीक है, आरओ की परीक्षा लगी हुई है, सीसेट की परीक्षा लगी हुई है। सीसेट की भी क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो आरओ की क्लासेस चल रही हैं, है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आइए, स्वागत है। पहला क्वेश्चन आज के सत्र का, ओहो, डाइस का क्वेश्चन है भैया। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन इन द आंसर्स कैन बी फॉर्म्ड फोल्डिंग द फिगर्स गिवन इन द क्वेश्चन। बच्चा, ये एक फिगर हमको दिया गया है, इस फिगर को कह रहा है फोल्ड करने पर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। नीचे चार आकृतियां हमको दी गई हैं। डाइस में दो प्रकार के मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है क्लोज्ड डाइस और एक होता है ओपन डाइस। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों को नजर आ रहा है, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन डाइस के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमसे जनरली सामान्य तौर पर पूछता है वो ये कि ओपन डाइस का एक फिगर दे देगा और कहेगा इस डाइस को जब क्लोज्ड किया जाएगा, क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, तो क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करने पर दी गए चित्रों में से कौन सा हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, अब सवाल यह उठता है कि डाइस को आखिरकार फोल्ड कैसे करते हैं। ठीक है, डाइस को क्लोज्ड डाइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो समझिएगा बहुत अच्छे से, ध्यान से। बच्चा, डाइस में जैसे ये हमारे पास किसी भी डाइस में अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं कि नहीं होते हैं? किसी भी डाइस में 6 सतह होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, इन 6 सतहों में से जब आपको ओपन डाइस दिया जाएगा तो आपको सभी 6 सतह एक साथ नजर आ रही होंगी, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। उसी डाइस को जब क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो एक क्लोज्ड डाइस में एक बार में केवल 3 फेस नजर आते हैं, बाकी के 3 फेस कैसे होते हैं? छिपे हुए होते हैं। ठीक, जैसे यहां पर देखो 3 फेसेस नजर आ रहे हैं, 1 2 और 3, बाकी के 3 फेसेस क्या हैं? छिपे हुए हैं। ठीक है, तो अब जब ये ओपन डाइस है, इसको हम क्लोज्ड करेंगे तो कैसे क्लोज्ड करेंगे? क्लोज्ड करने के लिए मूल मंत्र है जो डाइस का, वो डाइस का मूल मंत्र क्या होता है कि ओपन डाइस में जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ करके एक। जैसे अगर मैं ये पहला फेस ले रहा हूं, ये दूसरा फेस ले रहा हूं और ये तीसरा फेस ले रहा हूं, तो 1 और 3 आपस में क्या होंगे? ये विपरीत होंगे। ठीक है, सिमिलरली ये शेडेड और ये शेडेड एरिया क्या होगा? आपस में विपरीत होगा, यानी 1 और 3 आपस में विपरीत हो जाएंगे, 4 और 6 आपस में विपरीत हो जाएंगे, तो ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो अब जब मैं विपरीत बनाता हूं तो बच्चा, विपरीत क्या निकल करके आया है? पहला ये वाला जो फेस है ये किसके अपोजिट होगा? ये इसके अपोजिट होगा, सर्कल के। ये शेडेड फेस है। ठीक है, दूसरा जो शेडेड फेस है ये किसके अपोजिट होगा? ये शेडेड फेस जो यहां पर है इसके अपोजिट होगा। ये वाला ब्लैंक फेस इस वाले ब्लैंक फेस के अपोजिट होगा, यानी इसमें ना तो कुछ चित्र बना हुआ है ना ही कुछ शेडेड है। ब्लैंक फेस किसके अपोजिट है? ब्लैंक फेस के। ठीक है, डाइस का मूल मंत्र क्या होता है? डाइस का मूल मंत्र होता है कि पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। डाइस का मूल मंत्र क्या होता है कि पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, और जो विपरीत हैं, जो फेसेस एक दूसरे के विपरीत हैं, वे कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। बस डाइस का ये मूल मंत्र आपको पता होना चाहिए कि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। तो बच्चा, अब जब ऑप्शन नंबर ए को आप देखते हैं, भाई हमको पॉसिबल फिगर बताना है कि कौन सा फिगर इसका बेस्ट पॉसिबल फिगर है। क्या आप ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर सकते हैं? यहां से कैसे करेंगे एलिमिनेट? बच्चा, ऑप्शन नंबर डी को जब आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों जो ब्लैंक फेसेस हैं,
ये दोनों जो ब्लैंक फेसेस हैं ये एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। देखो अगल बगल है कि नहीं, एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। अगर ये एक दूसरे के पड़ोसी हो गए तो मैंने अभी अभी बताया डाइस का मूल मंत्र कि विपरीत फेसेस कभी भी पड़ोसी फेसेस नहीं हो सकते। और फिगर से आपको पता चला है कि ये दोनों ब्लैंक फेसेस आपस में अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो विपरीत नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। ठीक है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं बच्चा तो क्या पता लगेगा, ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में चलो मान ले कि ये दो फेसेस क्या हैं, अपोजिट हैं कि नहीं है। देखो दो शेडेड फेसेस अपोजिट हैं, मैं मान लेता हूं कि ये वाले दोनों फेस पड़ोसी हो सकते हैं, ये वाला शेडेड फेस और ये वाला शेडेड फेस पड़ोसी हो सकते हैं। पर बच्चा क्या ये वाला फेस इसके अपोजिट में है तो पड़ोसी हो सकता है क्या? नहीं। मतलब कि कोई दो फेसेस तो आपस में पड़ोसी हो सकते थे, कोई दो शेडेड फेस आपस में पड़ोसी हो सकते थे, लेकिन तीन के तीनों शेडेड फेस अगर हम आपस में पड़ोसी करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दो शेडेड फेसेस कैसे हैं, अपोजिट है यहां पर। तो ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया। अब बच्चा अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगले ऑप्शन पर जब हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से सबसे सटीक उत्तर इसका क्या हो सकता है, अगर हम चेक करें तो बच्चा पॉसिबल क्या है कि ऑप्शन नंबर ए और बी में अगर हम ऑप्शन नंबर बी को चलते हैं तो बच्चा ये वाला शेडेड फेस, ये वाला शेडेड फेस और ये वाला नॉन शेडेड फेस, ये तीनों एक साथ हैं, है कि नहीं? ये तीनों आपस में अपोजिट तो है नहीं, तो ये तीनों ही क्या हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। और अगर पड़ोसी हो सकते हैं तो ऐसा फिगर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है ना। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर जरा ए को देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्या इसका सही उत्तर होगा क्या। तो बच्चा एक काम कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ए इसका उत्तर होगा कि नहीं, बहुत बहुत महीन चीज है, बहुत लोग गलत करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बच्चा। ऑप्शन नंबर ए में देखो जरा, ये जो सर्कल वाला फेस है, ये सर्कल वाला फेस शेडेड वाले फेस के अपोजिट है कि नहीं, हां या ना? सर्कल वाला फेस शेडेड वाले फेस के अपोजिट है। अब अगर बच्चा सर्कल वाला फेस ऊपर यानी टॉप में है, सर्कल वाला फेस यदि ऊपर टॉप में है तो निश्चित तौर पर सर्कल के अपोजिट कौन सा होना चाहिए, शेडेड वाला फेस। यानी एक शेडेड फेस सर्कल के अपोजिट में होगा कि नहीं होगा? एक शेडेड फेस सर्कल के अपोजिट में होगा। अब अगर एक शेडेड फेस सर्कल के अपोजिट में हो गया तो बच्चा ये वाले जो दोनों शेडेड फेस बचे वो तो ये बचे ना, ये बचे कि नहीं बचे भाई? अगर एक सर्कल के फेस के अपोजिट शेडेड वाला फेस हो गया तो बाकी के दोनों जो शेडेड फेस बचे वो तो आपस में अपोजिट है ना। और यदि अपोजिट हैं तो क्या कभी ये पड़ोसी हो सकते हैं क्या कभी ये पड़ोसी हो सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ये पड़ोसी हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर ए को भी गलत कर दिया गया। ठीक, तो बच्चा प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने दिखाया कि ये तीनों ही आपस में पड़ोसी हो सकते हैं क्योंकि विपरीत नहीं है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था बच्चा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर आया है बी। अगला क्वेश्चन कहता है यदि पावरफुल शब्द को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, पावरफुल शब्द को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। वर्णानुक्रम का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार यदि उसको व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो पुनर्गठन के बाद यानी व्यवस्थित करने के बाद कितने वर्णों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि ये जो पावरफुल शब्द लिखा हुआ है ना, कौन सा शब्द? पावरफुल। इस पावरफुल शब्द को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज आपको अरेंज करना है। ठीक है, जब आप इसको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज अरेंज करेंगे तो अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे अरेंज होता है ना। लेकिन बच्चा यहां पर ए बी सी डी तो लिखा नहीं है, क्या लिखा है? ई। तो सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे आप? सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे? ई को अरेंज करेंगे। ठीक है, ई के बाद कौन अरेंज हो जाएगा? एफ। अब ई और एफ के बाद जी चाहिए, नहीं है, एच चाहिए, नहीं है, आई चाहिए, नहीं है, जे, के, एल, क्या मिल रहा है? तो बच्चा एल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई ई है, एफ है, एफ के बाद एल को अरेंज कर दिया।
एल के बाद एम एन नहीं है, ओ को अरेंज कर दिया, पी है, पी को अरेंज कर दिया, क्यू नहीं है, आर को अरेंज कर दिया। फिर बच्चा और क्या बचा हमारे पास में, डब्ल्यू और यू। तो पहले यू आता है और फिर कौन आता है, डब्ल्यू आता है। इस तरह से उसने आपको अरेंज करने के लिए कहा, ठीक है। इस तरह से अरेंज करने के बाद अब वो आपसे कह रहा है कि जब आप अरेंज कर लेंगे तो अरेंज करने के बाद ऐसे कितने वर्ण यानी कि अक्षर हैं जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। तो बच्चा अगर आप ध्यान से देखें तो सारे अक्षरों का परिवर्तन हो गया है सिवाय यू के। क्या यू में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? क्या यू में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं, यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो बच्चा यू जहां पर पहले था यू वहां पर अभी भी है, यानी एक ऐसा अक्षर निकल करके आता है जिसके स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी एक इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। कल भी बताया था कि भैया मिसिंग टर्म यानी लुप्त स्थान पर क्या आएगा, इसके कई क्वेश्चंस, मतलब हर सेट में लगभग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आरओ की परीक्षा में, सीसेट की परीक्षा होती है वहां पर भी पूछा जाता है कि नहीं। आओ जरा देखा जाए क्या चल रहा है बच्चा, लॉजिक पकड़ते हैं। बीच की संख्या क्वेश्चन मार्क है, 12 21 कैसे आए पकड़ते हैं। 5 6 4, 6 5 11 और 4 15 में 3 माइनस करो तो 12 आता है। 7 5 12 और 6 18 में 3 जोड़ो तो 21 आता है। यानी सबको जोड़ के माइनस का 3, सबको जोड़ के प्लस का 3। तो क्या यहां पर 10 8 18 4 22 माइनस का 3? नहीं, ये लॉजिक नहीं लगेगा। फिर सबको जोड़ने वाला तो नहीं लग रहा है। 6 चौको 24 और 5 चौको 20, अगर हम 24 में 20 को घटाएं तो भी नहीं बनेगा। 6 पंचे 30 और चौको 120 का भाग दें अगर 10 से तो 12 आता है, हैं? आओ जरा देखा जाए लगा करके लॉजिक लग रहा है क्या। तो बच्चा ये जो बाहर की संख्याएं दी गई ना, कौन कौन सी, 6 5 और 4, इनको आपस में गुणा करो और बटे कर दो यदि 10। तो 6 पंचे 30 से ये हो गया 3 और 3 चौको 12, अंदर की संख्या मिल गई। क्या सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? 6 इंटू 7 इंटू 5 और बटे का 10। तो 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6, 7 तिहाई 21 बिल्कुल मिल रहा है। लॉजिक लगाया जा सकता है, ठीक। सेम लॉजिक यहां पर लगा देते हैं। 4 इंटू 8 इंटू 10 और बटे का 10 करोगे तो 8 चौको 32। यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 32 आना चाहिए। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन, 7 बच्चे ए बी सी डी ई और एफ और जी एक लाइन में खड़े हैं। कैसे खड़े हैं उसने बताया है कि जी डी के दाएं और बी के बाएं हैं, फिर ऐसे करके कुछ कंडीशन है और उसके आधार पर उसने पूछ लिया कि ठीक दाहिने और कौन बैठा है और ठीक बीच में कौन बैठा है, ठीक। आओ जरा बनाते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 7 बच्चे हैं जी डी के ठीक दाएं। जी कहां पर है बच्चा? डी के ठीक दाएं। अच्छा, एक लाइन में खड़े हैं, ये तो उसने बताया नहीं कि कहां देख रहे, तो सबके सब कहां देख रहे होंगे? ऊपर उत्तर की ओर देख रहे होंगे। अगर सबके सब उत्तर की ओर बच्चा देखेंगे तो ये क्या पड़ेगा? उनका राइट, और ये क्या पड़ेगा? उनका लेफ्ट पड़ेगा। तो कहता है जी डी के दाएं है, तो बच्चा डी के दाएं कौन है? जी। जी डी के दाएं और बी के बाएं है, तो बच्चा जी डी के दाएं, और अगर बी के बाएं है तो बी उसके राइट होगा, तभी तो बी के बाएं जी आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो जी जो है वो डी के राइट और बी के लेफ्ट है। कहता है ए सी के दाईं ओर है, ए और डी के बीच एक बच्चा है। तो अगर डी यहां पर है तो ए को उसके राइट में तो ले नहीं जा सकते क्योंकि ए और डी के बीच में केवल एक बच्चा है। तो बच्चा ए और डी के बीच में एक बच्चा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। कहता है ए सी के दाईं ओर है, तो अगर बच्चा ए सी के दाईं ओर है तो इसका मतलब है सी कहां पर होगा? ए के बाईं ओर, तभी तो सी के दाईं ओर ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि ई और बी के बीच में 2 बच्चे हैं, तो देखो अगर बी यहां पर है, अगर हम आगे बढ़ेंगे कि 1 और 2 को छोड़ करके यहां पर ई आएगा तो हमारे पास टोटल 7 बच्चे हैं और यह संख्या 7 से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है पीछे की ओर जाएं तो बी और ई के बीच 2 बच्चे हैं, तो बच्चा ई को यहां पर अगर हम अरेंज कर दें तो बी और ई के बीच 2 बच्चे आ जाएंगे
और कहता है डी और एफ के बीच भी 2 बच्चे हैं। तो अगर डी यहां पर है, यहां पर एफ को बनाएंगे तो 3 बच्चे आएंगे, इसलिए राइट में चलते हैं। तो डी और एफ के बीच कितने बच्चे आ गए? देखो डी और एफ के बीच में 2 बच्चे आ गए। ठीक, आसान था एकदम, बन गया बच्चा। ठीक है, क्या पूछा है? कहता है ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा हुआ है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि जब उत्तर की ओर देख रहे हैं तो ठीक राइट साइड में कौन बैठा हुआ है? एफ। ऑप्शन नंबर सी, एफ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और फिर कहता है कि ठीक बीच में कौन बैठा है? तो बच्चा ठीक बीच में आप देख पा रहे हैं कि डी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कहता है यदि संख्या 2 7 9 6 5 4 3 0 1 8 3 3 6 4 10 अंकों की एक संख्या दी है। कहता है 10 अंकों की संख्या के पहले और छठे अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरे और सातवें को बदल दिया जाता है। इसी प्रकार परस्पर बदल दिया जाता है, यानी आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, पहले को छठे से, दूसरे को सातवें से। तो कहता है इस प्रकार बदलने के बाद कौन सा अंक बाईं ओर से सातवें अंक के बाईं ओर तीसरा अंक होगा। ठीक है, यानी वो आपसे जानना चाहता है कि बाईं ओर से सातवें अंक के बाईं ओर तीसरा अंक कौन सा होगा। इस तरह के क्वेश्चन में यदि दोनों एंड सेम होते हैं, यानी दोनों एंड यहां पर लेफ्ट है ना बच्चा, कि बाएं से सातवें के बाएं तीसरा, तो सेम एंड में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर एंड अपोजिट हो, लेफ्ट और राइट होता तो प्लस कर देते। तो लेफ्ट से सातवें के लेफ्ट तीसरे स्थान पर जो नंबर आएगा वो कौन से प्लेस पर होगा? 4th प्लेस पर होगा। अब यहां से चेक करना है कि 4th प्लेस पर कौन आएगा, लेकिन उसमें भी शर्त लगी हुई है। शर्त क्या लगी हुई है बच्चा? उसके अनुसार यहां पर अब पहले अंक को क्या करना है? पहले अंक को छठे अंक से बदलना है। ठीक है, पहले अंक को छठे अंक से बदलना है। अब अगर पहले अंक को छठे अंक से बदलेंगे तो ये हो गया, ऐसे ही दूसरे को सातवें से, तो फिर तीसरे को आठवें से, ऐसे करके बदलना है। अब आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इसको लिखना शुरू करेंगे कि यहां पर लिख दिया 2 7 9 6 5 4 3 0 1 8, और अब बदलना शुरू करेंगे कि 2 को बदलेंगे 4 से तो यहां 4 आ गया, यहां 2 आ गया। 7 को बदलेंगे 3 से तो यहां 3 आ गया, यहां 7 हो गया। ऐसे आप बदलना शुरू करेंगे, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। बच्चा आपको कौन सा अक्षर पता करना है? चौथे स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो चौथे स्थान पर क्या आएगा अगर ये पता करना है तो केवल ये देख लो ना कि चौथे को किससे बदला जाएगा। भाई अगर पहले को छठे से बदल रहे हैं, दूसरे को सातवें से, तीसरे को आठवें से, तो चौथे को किससे बदलेंगे? 9वें से बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? यानी ये 6 किससे बदला जाएगा? 1 से। ये 6 किससे बदला जाएगा? 1 से बदला जाएगा। यानी अब चौथे स्थान पर बाएं से 6 की बजाय 1 आ गया होगा। तो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आओ जरा चेक करते हैं क्या चल रहा है भैया। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? श्रृंखला शुरू हो रही है 42 से और खत्म हो रही है 1332 पर। क्या मल्टीप्लीकेशन लग सकता है? भाई यहां पर तो चलो मल्टीप्लीकेशन लगा दें। 42 में 4 का गुणा कर सकते हैं, 3 का करेंगे तो 126 पहुंचेगा केवल, और 4 का करेंगे तो 168। माइनस कर दें कुछ बाद में, पर यहां तो डबल के अलावा कुछ होगा नहीं, और यहां तो वो भी नहीं हो सकता, यानी मल्टीप्लीकेशन पर नहीं चल सकते। तो फिर क्या चल सकता है? 42, 6 सत्ते 42। अच्छा, ये 25 इंटू 24 लिखा हुआ है बच्चा। ये जो लिखा हुआ है ये तो 25 इंटू 24 लिखा हुआ है, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, और 25 से एक कम कर दो, 24 से गुणा करो तो 600 आता है। तो भैया अगर ये 25 इंटू 24 लिखा है, ठीक है, तो ये भी तो 7 इंटू 6 लिखा है कि नहीं लिखा है?
7 इंटू 6, ठीक। अगर ये 7 इंटू 6 लिखा है और ये 25 इंटू 24 लिखा हुआ है तो बच्चा 7 6 13 6 19 और 6 25 बन गया खेल। आओ देखो, ये 7 इंटू 6 हो रहा है तो ये कितना होगा, 7 में 6 को जोड़ो तो 13 और 6 में 6 को जोड़ो तो 12। और भैया एक बात बताएं, 13 इंटू 12 करके देख लो, 156 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 13 इंटू 12 करके देखो 156। अब 13 इंटू 12 कैसे करोगे, 13 द्याम 130 और 13 दूनी 26, 130 और 26 कितना होता है 156। तो बच्चा आगे बढ़ो, 13 और 6 कितना होता है 19, 12 और 6 कितना होता है 18। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 19 इंटू 18। स्क्वायर से एक कम कर दो बस। ठीक है, जैसे 7 का स्क्वायर 7 का घटा दो, 13 का स्क्वायर माइनस 13 कर दो, 19 का स्क्वायर माइनस 19 कर दो। ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस 25 कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, तो बच्चा आगे क्या आएगा, 25 6 31 हो जाएगा और 24 6 कितना होता है 30। तो 30 त्याई 90, 900, 30 एकम 30, 930। ऑप्शन नंबर बी 930 इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजेदार क्वेश्चन, जरा सा ऐसे चट से होगा, पकड़ लोगे क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए जो डीसी मिश्रा की नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट है ना, पढ़ना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, दुनिया कहती है नंबर सीरीज में कॉन्सेप्ट नहीं होता, नंबर सीरीज में कॉन्सेप्ट होता है, तरीका होता है, एक मैकेनिज्म चलता है नंबर सीरीज में। उस मैकेनिज्म को अगर आपने सीख रखा है हमसे, सीख लेंगे हमसे, तो बच्चा नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला नहीं है, ये सत्य है एकदम। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन और डिस्टेंस का है। आओ क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति बिंदु P से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। 15 मीटर चलने के बाद वह बिंदु A पर पहुंचता है। ठीक है, कहां पर पहुंचता है, बिंदु A पर। इसके बाद तमाम कहानी उसने लिखी है, पूछा क्या है, ये देखो, व्यक्ति के आरंभिक स्थान के संदर्भ में R किस दिशा में है, यानी व्यक्ति ने जहां से चलना शुरू किया वहां पर खड़े हो जाएं तो R किस दिशा में नजर आएगा, यह पता करना है। फिगर बनाना पड़ेगा। आओ भैया फिगर बना लेते हैं। तो एक व्यक्ति बिंदु P से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक, आओ उत्तर दिशा में चला दें। माना ये हमारे पास उत्तर दिशा है, ये बिंदु A था। बिंदु A से एक व्यक्ति 15 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। ठीक है, तो नहीं, बिंदु P से जाता है। ठीक है, कहां से गया है, बिंदु P से, तो बिंदु P से घुमा देंगे, उसमें क्या है, लो P से जाओ। कहता है एक व्यक्ति बिंदु P से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। 15 मीटर चलने के बाद वह बिंदु A पर पहुंचता है। तो ये कौन सा बिंदु हुआ, A। बिंदु A पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़ता है और Q पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है। तो बच्चा यहां से इसका दायां इस तरफ पड़ेगा, पूर्व की तरफ, दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलता है, कहां पहुंच जाता है, Q पर। ठीक, उसके बाद दक्षिण दिशा में चलता है, M पर पहुंचने के लिए 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो दक्षिण दिशा पड़ेगी नीचे की ओर, दक्षिण दिशा में बच्चा चलता है, कितनी दूरी तय करता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है, कहां पहुंचता है, बिंदु M पर पहुंच जाता है। ठीक, कहता है बिंदु B M के 5 मीटर पूर्व में है। M ये पता है ना कहां पर है, और इसके 5 मीटर पूर्व में चलते हैं यहां पर। तो 5 मीटर पूर्व में चलने पर बिंदु B मिल जाता है हमको, बिंदु B मिल गया। और कहता है बिंदु R B के 22 मीटर उत्तर में है। ठीक है, बिंदु R कहां पर है, B के 22 मीटर उत्तर में। तो बच्चा B ये है, 10 मीटर ये हुआ, 12 मीटर और आगे चले जाओ, तो कुल मिलाकर के बिंदु B के 22 मीटर उत्तर में। ठीक है, बिंदु B के 22 मीटर उत्तर में यहां पर कौन सा बिंदु नजर आता है, बिंदु R नजर आता है। ठीक, और अगर यहां पर बिंदु R नजर आ गया तो उसने हमसे आगे C और R को बनाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसने पूछा ये कि आरंभिक स्थान से R किस दिशा में है। ठीक, तो बच्चा आरंभिक स्थान हमको पता है ये, और R हमको पता है ये। अगर हम आरंभिक स्थान पर खड़े हो जाएं तो R हमको किस दिशा में नजर आता है, ठीक, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, तो उत्तर पूर्व दिशा में नजर आएगा कि नहीं, R प्रारंभिक स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में नजर आएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट किधर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। एनालॉजी का क्वेश्चन है।
कट्टरपंथी जैसे संबंधित है मध्यम से, कट्टरपंथी जैसे संबंधित है मध्यम से, वैसे ही क्रांति किससे संबंधित होगी आपसे जानना चाहता है। बच्चा कट्टरपंथी और मध्यम का अर्थ क्या हुआ? कट्टरपंथी और मध्यम, देखो कट्टरपंथी यानी किसी चीज को लेकर के एकदम रिजिड, हिल नहीं सकता, वो एकदम कठोर, एकदम सख्त, वो उस पर्टिकुलर चीज से समझौता नहीं कर सकता, एकदम रिजिड है, खड़ा रहेगा, तना रहेगा, ठीक, कट्टरपंथी। अक्सर अखबारों में, टीवी न्यूज में आप इस तरह के न्यूज पढ़ते या देखते होंगे कि कट्टरपंथियों ने फला जगह पर हमला किया या कट्टरपंथियों ने फला जगह विरोध निकाला, विरोध प्रदर्शन निकाला। कट्टरपंथी मतलब हमारी जो चीज है मैं उससे झुक नहीं सकता, मैं उससे हट नहीं सकता, भले मेरे प्राण चले जाएं, तो वो कट्टरपंथ हो गया। और मध्यम का मतलब क्या होता है बच्चा? मध्यम का मतलब होता है कि भाई हमें ये फला चीज चाहिए, आप अगर दे दें तो बहुत अच्छा है। सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं देंगे, चलो उड़ो यहां से, तो कोई बात नहीं भैया, आप नहीं, आप बड़े हैं, आप मालिक हैं, नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, अच्छा फला चीज तो दे देंगे ना मालिक, वो हाँ जाओ फला चीज ले लो, उतने में खुश है। मध्यम, ठीक है, तो कट्टरपंथ मार्ग और मध्यम मार्ग, ठीक है, कट्टरपंथ में व्यक्ति एकदम रिजिड होता है, मध्यम मार्ग में क्या होता है, वो किसी भी ओर जा सकता है, ठीक है, उसका कोई कट्टरपंथ जैसा एकदम रिजिड वाला सीन नहीं होता है, उसको अगर यहां भेजोगे तो यहां चला जाएगा और यहां भेजोगे तो यहां चला जाएगा, वो वाला इसका सीन होता है। तो बच्चा कट्टरपंथ और मध्यम में क्या यहां पर लॉजिक क्या लग जाएगा कट्टरपंथ और मध्यम का? तो कट्टरपंथ और मध्यम का लॉजिक यहां पर हो गया अपोजिट का, विपरीतार्थक हो गया कि नहीं हो गया, कि कट्टरपंथी और मध्यम एक दूसरे के विपरीत होते हैं, हाँ या ना? कट्टरपंथ और मध्यम एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से अगर बच्चा कट्टरपंथ और मध्यम एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्रांति का अपोजिट क्या होगा? जैसे 7 और 8 तारीख को पीसीएस प्री की परीक्षा और 22 और 23 तारीख को आरओ की परीक्षा। आपका कहना है कि परीक्षा एक दिन हो, आपका कहना है कि परीक्षा एक दिन हो, ठीक है, जबकि आयोग का कहना है कि हम परीक्षा 2 दिन लेंगे। आयोग के अपने तर्क हैं, आपका अपना तर्क है कि नॉर्मलाइजेशन में समस्याएं होंगी। अब अगर आयोग आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप क्या हैं? क्रांति पर उतारो, क्रांति करेंगे, या तो इस पार या तो उस पार होगा, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है बच्चा अपनी बात को रखने का? शांति। आप आयोग के सामने जाकर के कैंडल मार्च निकाल लें, ठीक है, हल्ला गुल्ला ना करें, हुड़दंग ना मचाएं, मारपीट ना करें, शांति से आयोग के ऑफिस के सामने बैठे हैं, आमरण अनशन चल रहा है, ठीक है, हमारी बात में जैसे गांधी जी ने किया था, है कि नहीं, शांति का रास्ता अपनाया था, ठीक। तो क्रांति का अपोजिट क्या हो जाएगा? शांति। तो यहां पर बच्चा क्रांति के संदर्भ में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्प्रिंग को UNUFRC लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा? स्प्रिंग को UNUFRC लिखा गया है, यानी S से U 19 से 21 प्लस का 2 हो रहा है, P से N 16 से 14 माइनस का 2 हो रहा है, प्लस 2 माइनस 2, R से U प्लस का 3, I से F। आओ बच्चा देख लो जरा, मैं अलग से दिखा देता हूं, स्प्रिंग करके ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका कोड क्या दिया गया है? UNUFR और C। लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक अगर लगाओगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो बच्चा S की प्लेस वैल्यू 19, P की 16, R के 8, ये क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से ही बच्चा सॉल्व करोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। यहां पर प्लेस वैल्यू 21, 14, 21, 6, 18 और 3। अब प्लेस वैल्यू कैसे पता हो? तो सिफिलोरक्स नाम का सिरप आपको पिलाया है, उसी से प्लेस वैल्यू आपको पता लगेगी, ठीक है। अगर नहीं पता हो कि प्लेस वैल्यूज कैसे याद रखी जाती हैं, कैसे याद की जाती हैं, तो रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर चले जाओ। ये आपको दिख रहा है ना फोटो, सेम फोटो का एक ऐप, मतलब उस ऐप में भी सेम फोटो लगी है, रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक।
क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करो तो उसमें एक बैच आपको मिलेगा, यूपी पुलिस का एक बैच मिलेगा। उस पर क्लिक करोगे तो उसमें अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास फ्री दी गई है। ठीक है, मतलब वो लॉक्ड नहीं है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक क्लास है बच्चा अल्फाबेटिकल सीरीज की, वो उसमें मैंने पूरी डिटेल से ये समझाया कि अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यूज को कैसे याद रखा जाता है। रटा नहीं जाएगा, रटोगे तो भूल जाओगे। एक तरीका, कॉन्सेप्ट है कि अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यूज को कैसे याद रखा जाए, उसको जरूर देख लो। ठीक, अब बच्चा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 19 से 21 प्लस का 2 हो रहा है, माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हुआ, ये माइनस का 2 हुआ। 18 से 21, 9 से 6, ये प्लस का 3 हुआ और ये माइनस का 3। सिमिलरली ये प्लस का 4 माइनस का 4 हो रहा है। ठीक, मोबाइल का कोड पता करने के लिए कह रहा है, कैसे पता करेंगे? m की प्लेस वैल्यू 13, प्लस का 2 करोगे कितना हो जाएगा? 15। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती? o की। o माइनस का 2 करोगे m आ जाएगा। o m से 3 ऑप्शन स्टार्ट हैं। b प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? e हो जाएगा। i माइनस 3 करोगे तो f हो जाएगा। l प्लस 4 करोगे तो p हो जाएगा और e माइनस 4 करोगे तो a। o m e f p a किधर है? ऑप्शन नंबर डी में हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, सम संख्याएं, सम का मतलब इवन नंबर, जिनमें से प्रत्येक संख्या के तुरंत बाद एक विषम संख्या और तुरंत पहले एक सम संख्या है। मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? कहता है ऐसी कितनी सम संख्याएं। यानी आपको क्या चाहिए? ये श्रृंखला दी गई है ना, नंबर 3, आपको एक इवन नंबर चाहिए, सम संख्या। ठीक है, और होना क्या चाहिए कि ये जो सम संख्या है ना, इस सम संख्या के तुरंत बाद एक विषम संख्या होनी चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए इस सम संख्या के जस्ट बाद, और तुरंत पहले एक सम संख्या होनी चाहिए। यानी इस इवन नंबर के जस्ट पहले भी एक इवन नंबर होना चाहिए। यह शर्त हमको पूरी करनी है। आओ जरा चेक कर लेते हैं बच्चा। ठीक है, तो पहली सम संख्या 6 के पहले सम संख्या 8 है, के बाद में विषम संख्या 7 है। यानी 8 6 7 ये हमारी शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं पूरा कर रहा है? 8 6 7 शर्त को पूरा कर रहा है। ठीक, सिमिलरली बच्चा 6 8 और 9 बीच में इवन नंबर, पहले इवन नंबर बाद में ऑड नंबर, शर्त को पूरा कर रहा है। ठीक है, 2 के पहले हमारे पास नहीं है इवन नंबर, 7 5 3 4, 4 के पहले इवन नंबर नहीं है, 2 के पहले इवन नंबर तो है लेकिन जस्ट बाद में ऑड नंबर नहीं दिया गया है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। इसको देखो, 2 के जस्ट पहले 2 यानी इवन नंबर है और जस्ट बाद में 3, ये शर्त को पूरा कर रहा है ना, बीच में इवन नंबर, पहले इवन नंबर और अंत में ऑड नंबर। ठीक है, अगला बच्चा इवन नंबर मिल रहा है, 2 के पहले इवन नंबर नहीं है, इस वाले 2 के पहले इवन नंबर तो है लेकिन बाद में ऑड नंबर नहीं है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। 8 देखो बच्चा, 8 के जस्ट पहले है 2 यानी कि इवन नंबर और जस्ट बाद में है 1 यानी कि ऑड नंबर, तो ये भी हमारी शर्त को पूरा करेगा और आगे कोई इवन नंबर हमारे पास नहीं है। तो ऐसे कितने इवन नंबर मिले जिनके पहले भी इवन नंबर है और बाद में ऑड नंबर? तो ऐसे 4 मिले, 1 2 3 और 4। तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 4। लेकिन 4 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, और नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाईं ओर 5वें स्थान पर है, प्रीति दाईं ओर 6ठे स्थान पर है। जब वे अपने स्थान की अदला बदली करते हैं तो काम्या बाईं ओर से 13वें स्थान पर आ जाती है, तो दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा? अच्छा देखो, मैं इसको पहला बेसिक और फिर ट्रिक दोनों से समझा देता हूं। ठीक है, स्थिति क्या है बच्चा? ये पहली स्थिति आपके पास दी गई है, क्या कि लड़कियों की एक पंक्ति है, उसमें काम्या बाईं ओर से 5वें, ये बाईं ओर से 5वें स्थान पर काम्या और प्रीति दाएं ओर से 6ठे, तो 6ठे स्थान पर दाईं ओर से प्रीति। ये बच्चा राइट होता है और ये होता है लेफ्ट। ठीक है, जब वे आपस में स्थान की अदला बदली करते हैं। ठीक, अच्छा अब बच्चा जब उन्होंने आपस में स्थान की अदला बदली की होगी तो ये
काम्या प्रीति के और प्रीति काम्या के स्थान पर चली गई होगी। आपस में अदला बदली करने का यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां पर अब छठे स्थान पर कौन आ गई? काम्या, और पांचवें स्थान पर कौन आ गई? प्रीति। ठीक है, आपस में अदला बदली करने के बाद। ठीक, लेकिन आपस में अदला बदली करने के साथ साथ उसने एक शर्त और दी है। क्या? कि जब वे आपस में अपने स्थान की अदला बदली करते हैं तो काम्या बाईं ओर से 13वें स्थान पर आ जाती है। ठीक, तो बच्चा स्थान बदलने के बाद काम्या का स्थान बाईं ओर से कितना है? 13। ठीक, तो काम्या कहां पर आ गई? बाईं ओर से 13वें स्थान पर आ गई। कब? स्थान बदलने के बाद। लिखा है ना, स्थान बदलने के बाद काम्या बाईं ओर से 13वें स्थान पर आ जाती है। तो बच्चा अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों फिगर हैं ये आफ्टर प्लेस इंटरचेंज है ना, स्थान बदलने के बाद। अगर आप ध्यान से देखें तो स्थान बदलने के बाद काम्या का स्थान राइट से आपको दिया है कितना? राइट से आपको दिया है 6, और काम्या का स्थान लेफ्ट से आपको दिया है कितना? 13, है ना। और ऑर्डर एंड रैंकिंग में यदि आपको एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से पता है तो दोनों को जोड़ करके -1 कर दो, टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो बच्चा टोटल वैल्यू कितनी है यहां पर? अब देखो टोटल वैल्यू यहां पर है हमारे पास में, काम्या का स्थान लेफ्ट से 13 है, राइट से है 6, माइनस का 1 करो, 13 6 19 माइनस 1 18, ये टोटल वैल्यू हो गई। उसने कहा दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा? देखो आफ्टर इंटरचेंज प्रीति का स्थान आपको लेफ्ट से पता है कि नहीं? आफ्टर इंटरचेंज प्रीति का स्थान लेफ्ट से पता है, तो कह रहा है कि प्रीति का स्थान राइट से क्या होगा ये बता दो। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चा। अगर किसी व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से पता है, राइट से बताना हो, या राइट से पता है लेफ्ट में बताना हो, तो टोटल वैल्यू पता होनी चाहिए। टोटल वैल्यू आपको पता है, तो बच्चा टोटल वैल्यू 18 प्लस 1 माइनस गिवन वैल्यू, प्रीति का स्थान लेफ्ट से पता है 5 और राइट से आपको पता करना है 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। ये प्रीति का स्थान आ जाएगा कहां से? राइट साइड से। हो गया, ये बेसिक था। अगर मैं इसको जल्दी करना चाहता तो क्या करता बच्चा? मैं देखता कि टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? आफ्टर इंटरचेंज जिसका स्थान दिया हो, किसका दिया है? काम्या का, बाएं से 13, और इंटरचेंज के पहले दूसरा व्यक्ति कौन है भाई? एक व्यक्ति तो काम्या हो गई, दूसरी व्यक्ति कौन है? प्रीति। तो प्रीति का स्थान कितना दिया है? 6। तो बच्चा आफ्टर इंटरचेंज काम्या और उसके जस्ट पहले दूसरा पर्सन प्रीति है, तो प्रीति 13 और 6 को जोड़ता 19 माइनस 1 करता 18, टोटल वैल्यू आ जाती। ठीक, और प्रीति का स्थान उसने राइट से पूछा है ना, तो आफ्टर इंटरचेंज प्रीति कहां चली गई होगी? काम्या के बाईं ओर, काम्या की ओर चली गई होगी ना। तो प्रीति का स्थान अब आपको पता होता लेफ्ट से 5 है, मैं ये कंडीशन लगाता और प्रश्न का उत्तर निकाल देता। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, अगला क्वेश्चन बच्चा हमारे पास है ब्लड रिलेशन का। क्या कह रहा है? ए डी की मां है और बी की बहन है, फिगर बनाना पड़ेगा। ये इसका फिगर बनाते हैं। ए क्या है बच्चा? ए डी की मां है, ए इज मदर ऑफ डी, तो ए माता हो गई किसकी? डी की। ये माइनस का साइन किसको शो करता है? ये करता है फीमेल्स को। कहता है ए डी की मां है और बी की बहन है, तो कल बताया था मैंने बच्चा की और, लेकिन ये जो कंजंक्शन है किसके लिए यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेटमेंट। तो पहला पर्सन कौन है? ए, तो और किसके लिए आ रहा है? ए के लिए, यानी ए डी की मां है और, यानी कि ए बी की बहन है। तो ये ए कौन है? बी की बहन है। ठीक, कहता है बी की एक बेटी सी है। ठीक है, तो बच्चा बी की एक बेटी कौन है? सी। बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है। तो बी की एक बेटी है सी जो किससे विवाहित है? एफ से विवाहित है, यानी एफ उसका पति हो गया। ठीक, कहता है जी ए का पति है। तो बच्चा जी किसका पति है? ए का। तो जी जो है वो पति है ए का, तो जी इज हस्बैंड ऑफ ए। कहता है तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है? ओके बच्चा, संबंध किसका पूछा है उसने? संबंध उसने पूछा है जी का डी से क्या संबंध है। अब बताओ, आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं? सीधे सीधे पिता निकल करके आ रहा है। अरे भैया, ए किसकी माता है? डी की, और ए का पति कौन है? जी। अगर ए माता है डी की और ए का पति जी है, तो जी डी के लिए क्या हो जाएगा? उसका पिता यानी फादर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? घड़ी के सेकंड की सुई द्वारा 15 सेकंड में बना कोण ज्ञात करो। घड़ी के सेकंड की सुई द्वारा 15 सेकंड में बना कोण ज्ञात करो। ठीक,
तो अगर यह पता हो कि घड़ी में 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 15 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनेगा बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन उसके लिए 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनता है यह पता होना चाहिए। आओ जरा देखो कैसे निकालोगे। यह हमारे पास घड़ी है, ठीक है, 12, 1 एंड सो ऑन करते करते पूरा। बच्चा मिनट सेकंड की सुई, सेकंड की सुई 12 पर है, ठीक है। सेकंड की सुई द्वारा 1 सेकंड में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा, ये यहां पर मैं निकाल के दिखा रहा हूं, इसके बाद हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। सेकंड की सुई बच्चा 12 पर है और 12 से चल करके वापस 12 तक आने में सेकंड की सुई द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। 12 से चल करके वापस 12 तक आने में सेकंड की सुई द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। 12 से चल करके वापस 12 पर आ रहे तो 60 सेकंड। बच्चा एक पूरा चक्कर लगा लिया ना सेकंड की सुई ने, तो एक चक्कर में कितने सेकंड चलेगी, 60 सेकंड चलेगी ना। तो बच्चा सेकंड की सुई द्वारा 60 सेकंड की दूरी तय की गई। इस 60 सेकंड की दूरी को तय करने के लिए उसने कितना एरिया कवर किया। बच्चा 12 से चल करके वापस 12 पर आए तो ये सर्कल है ना पूरा, कितना, एक सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो बच्चा 60 सेकंड में उसने कितना एरिया तय किया 360 डिग्री का, यानी 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है कौन, सेकंड की सुई, ठीक है। मैं लिख देता हूं सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चा 1 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 0 0 कटा 6 36, यानी 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी कि नहीं बनाएगी। और आपसे उसने पूछा है 15 सेकंड में बना कोण ज्ञात करो। तो अगर भैया 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनेगा तो 15 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 15 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 15 सेकेंड इज इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 15, 15 छक्का कितना होता है 90, तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिवसीय माह में, एक महीना है जो 30 दिनों का महीना है और शनिवार से शुरू है, यानी 1 तारीख को शनिवार है। कहता है 30 दिवसीय महीने में जो कि शनिवार से शुरू हो रहा है, यदि हर दूसरे शनिवार को और सभी रविवार को छुट्टियां हैं तो उस महीने कितने कामकाजी दिन हैं, यानी कितने काम करने वाले दिन हैं, ये पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चा। देखो 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, सैटरडे पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कितने सैटरडे और कितने संडे पड़ रहे हैं ये निकाल दो। हर 7वें दिन अपने आप को रिपीट करते हैं क्योंकि हमारे पास कुल दिनों का कितना चक्र होता है, 7 दिनों का, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। अगर 1 को सैटरडे पड़ा है तो 2 को भी सैटरडे, 1 और 7 8। अगर 1 को सैटरडे पड़ा है तो 1 + 7 8 को सैटरडे पड़ेगा, 15 को सैटरडे पड़ेगा, 15 7 22 को सैटरडे पड़ेगा और 22 7 29 को सैटरडे पड़ेगा। महीना कितने का है, 30 दिन का, ठीक। कुल मिलाकर के 5 सैटरडे पड़ेंगे और उसने कहा है हर दूसरे सैटरडे को छुट्टी होती है, यानी पहले सैटरडे को काम होगा, दूसरे सैटरडे को यहां पर छुट्टी होगी, फिर अगले सैटरडे को काम होगा, फिर 22 वाले सैटरडे को भी छुट्टी होगी, फिर 29 वाले को भी काम होगा, ठीक। और बच्चा संडे कितने पड़ेंगे जरा वो भी निकाल लो, संडे कितने पड़ेंगे। अगर 1 तारीख को सैटरडे है तो संडे 2 को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर संडे 2 को पड़ा है तो 2 के बाद बच्चा 2 7 9 को संडे, 9 7 16 को संडे, 16 7 23 को संडे और 23 7 30 को संडे। कुल मिलाकर के ये 5 संडे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, हाँ या ना। तो बच्चा 30 दिन के महीने में 5 तो संडे की छुट्टी हो गई और 2 सैटरडे की छुट्टी हो गई। 5 संडे की छुट्टी और 2 सैटरडे की छुट्टी, कितनी छुट्टी निकल गई, 7। तो 30 में से 7 दिन छुट्टी रही और बचे हुए 23 दिन क्या होंगे, फिर कामकाजी दिन होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन
कहता है निम्न में से असंगत का चयन करें, चूज द रॉन्ग वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कह रहा है कि अलग कौन सा है, ये बताइए कौन सा अलग होगा बच्चा। समुद्र, नदी, झील और महासागर। समुद्र, नदी, झील और महासागर। तो इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा बच्चा। झील को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समंदर, नदी और महासागर ये क्या हैं? प्राकृतिक होते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी झील भी तो प्राकृतिक होती है। बिल्कुल होती है, झील भी प्राकृतिक होती है, लेकिन झील मैन मेड भी होती है। झील प्राकृतिक के होने के साथ साथ मैन मेड यानी आर्टिफिशियल भी होती है। जैसे यदि आप जहां भी रहते हैं, ठीक है, आप जहां भी रहते हैं वहां यदि कोई पार्क है, ठीक है, जहां बड़े बुजुर्ग टहलने जाते हैं, बच्चे घूमने जाते हैं, आपने देखा होगा वहां पर एक कृत्रिम झील बना देते हैं, आर्टिफिशियल झील बना देते हैं, वहां बोटिंग करवाते हैं, पैसा लेते हैं 50 रुपया 100 रुपया। जैसे यहां कानपुर जहां मैं रहता हूं, कानपुर नगर में सबसे फेमस एक एरिया है जिसका नाम है मोती झील, ठीक है। बहुत बड़ी सी झील है, आर्टिफिशियल है पूरी, और अगल बगल पूरा हरियाली से सब घिरा हुआ है, काफी बड़ा पार्क है। तो मोती झील हो गया, ठीक है। ऐसे ही तमाम सारे और झीलें, तुलसी वन हो गया, इस तरह के तमाम सारे कानपुर में पार्क हैं। तो मोती झील क्या है तो झील, लेकिन कैसी है? मैन मेड और प्राकृतिक भी होती है। जैसे नैनीताल की नैनी झील क्या है? प्राकृतिक झील है, ठीक। तो बच्चा यहां पर सिंपल सा लॉजिक लग रहा है कि समंदर, नदी और महासागर ये केवल और केवल प्राकृतिक होते हैं, यानी कि नेचुरल। जबकि ये जो झील होती है, ये झील क्या है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एंड मैन मेड दोनों हो सकती है। इसलिए यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक। चलो, तो ये थी बच्चा आज की क्लास। अभी आप लोग इसको देखेंगे, देखने के बाद बच्चा इसको शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस यही दुआ है, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए रीजनिंग एक्सप्रेस के इस YouTube चैनल से। और हाँ, अल्फाबेटिकल सीरीज रीजनिंग की आत्मा होती है। यदि आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू नहीं याद है, नहीं पता है, नहीं ये जानकारी है कि कैसे उनको याद रखा जाए, तो भैया रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके उस बैच में क्लिक करके, एक ही बैच है उसमें फिलहाल, उस पर क्लिक करके आप क्या करो, उस क्लास को फ्री पढ़ लो, अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास को, ठीक है। कम से कम प्लेस वैल्यूज आपको आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक। चलो, तो आज के सत्र को करते हैं यहीं पर समाप्त। बच्चा क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर जरूर करना, जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें क्लास को। अपना कमेंट करना मत भूलना कि क्लास आपको कैसी लगी और क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इस क्लास में, और क्या कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें। और बच्चा सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर। थैंक यू, मिलते हैं फिर से, ठीक है। थैंक यू सो मच।